हाय स्टूडेंट्स, क्या हमारा नोज़ ब्लीड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है या सर्दियों में ज़्यादा होता है? क्या ग्रेविटी का हमारे नाक के ऊपर किसी तरह का कोई रोल रहता है? और क्या जो हमारी स्मेलिंग पावर है वो हमारी मेमोरी से किसी तरह से जो है वो एसोसिएटेड है? इन सब क्वेश्चंस का और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम विद इन द टॉपिक देंगे। तो उसके लिए देखते रहिएगा ये वीडियो लास्ट तक। सो आई एम भूपिंदर सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यू topic associated with the human, that is physiology, that is respiratory system in human beings. So far we have discussed the process of complete digestion in human physiology, and also discussed the process of types of respiration and types of respiration. So today we will discuss the next part, that is human respiratory system. ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बाहर नोज से बात करें तो अंदर लंग्स तक बात करें तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काउंट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है हमारी डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाहर नहीं होती है, बॉडी में किसी वाल से नहीं होती, किसी मेम्ब्रेन से नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी की कम्प्लेक्सिटी है, दैट्स वाई हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है वो डीप है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो है एक रूट है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, प्लस वहाँ से भी अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड तक और सेल तक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो इससे पीछे आप जो है रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में एरोबिक एनारोबिक्स को लेके वो सारा वीडियो जो है वो पीछे देख सकते हैं। सो हम बात करें अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो सेक्शंस में बांट रहे हैं, दो बेसिस पे। पहला क्या कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिवीजन की है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफरेंशिएशन की है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया, जब हम यहां से नीचे जाने की बात कर रहे हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या पार्ट आ जाते हैं? आपका नोज, ठीक है, नोज आ जाता है, और नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं जिनको एक्सटर्नल लेयर्स हम कहते हैं, प्लस ये पार्ट आपका फेरिंग्स तक आ जाता है। फेरिंग्स तक जो है, जो कॉमन पाथ है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां तक नोज, नॉस्ट्रिल्स और फेरिंग्स तक का पार्ट हम उसको क्या कह रहे हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वही पार्ट अगर उससे आगे बात करें जिसमें आ जाता है आपका लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये पार्ट जो हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरह से वो अरेंज है। ठीक, इसके बाद जो दूसरी बात आ जाती है, दूसरा बेसिस जो हम कह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस किस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा ये देखिएगा, यहां आप कहीं देख पा रहे हो डायग्राम में, तो मैं आपको बताता चलूं। मैं कह रहा था क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने क्या कहा, ये आपका नोज, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, ये रहा नोज, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ये नेजल कैविटी आपकी सारी, ठीक है, प्लस इसके अलावा और क्या है, नीचे जाता हुआ अप टू फेरिंग्स का पार्ट, ये जो कॉमन पाथ है, ठीक है, यहां तक हम इसको कह रहे हैं क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और यहीं से हम नीचे बात करें लैरिंक्स से लेके इस लंग्स में एल्वोलाई तक, इसको हम क्या कह रहे हैं? लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, इसको हम क्या कह रहे हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन, क्या फर्क है दोनों में? देखिएगा कौन कौन से पार्ट इसमें आ रहे हैं। कह रहा है कि अगर हम सिर्फ कंडक्टिंग जोन की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, वही नोज आ जाएगा, उससे एसोसिएटेड नेजल कैविटी आ जाएगी जो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रही है, टिश्यूज तक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रही है। एक हो गया नोज, दूसरा इसी के साथ हो गया जो हमने पढ़ा फेरिंग्स, ठीक है, नोज नेजल कैविटी के साथ फेरिंग्स, ठीक है। तीसरा हो गया लैरिंक्स, ये पार्ट, ठीक है, इसी के साथ हो गया ट्रैकिया, ये देख रहे होंगे आप, ये पाइप, विंड पाइप। फिर उसके साथ इसमें फर्दर आगे ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, और अप टू टर्मिनल ब्रोंकस, इसकी फर्दर बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन होती है, आगे जाके लंग्स के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अप टू टर्मिनल ब्रोंकस,
सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो है इसको हम किसमें कंडक्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं फंक्शनल पार्ट को कंडक्टिंग जोन में। कंडक्टिंग जोन क्या काम कर रहा है पहले यही देख लेते हैं। कंडक्टिंग जोन जो है यहीं से एयर पैसेज हो रही है, हवा अंदर जा रही है, यहीं से नाक में ही हम आगे पढ़ेंगे, नोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें देखिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, हेयर कैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को कैच कर रहे हैं, फिर ह्यूमिडिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं जो बाहर से एयर आई हुई है, मतलब उसके बाद एयर टू बॉडी टेम्परेचर, जो बाहर से गर्म हवा आई है तो उसको कैसे ठंडा करना है, और जो बाहर अगर ठंडी हवा है तो अंदर लंग्स को चिल्ड ना कर दे, उसको वापस कैसे टेम्परेचर पे लाना है, इसको हम नेजल कैविटी में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगी किसकी बात, कंडक्टिंग जोन की। रेस्पिरेटरी जोन क्या हुआ, जहां एक्सचेंज होंगी गैसेस जाके अंदर, इसमें क्या आगे फर्दर इसी ब्रोंकियोल से जो हमने छोड़ा था ना टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इससे आगे फर्दर आ जाते हैं कौन से, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट्स, ये लंग्स में देखेंगे हम, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वोलाई। ठीक है, कौन से कहे मैंने, टर्मिनल तक जहां छोड़ दिया था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर डक्ट्स, सारी एल्वुलर सैक्स और एल्वोलाई, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं बिटवीन एल्वोलाई और किसके बीच में, ब्लड वाया रेस्पिरेटरी टिश्यूज। मतलब इनमें कैपेबिलिटी है, जो पार्ट यहां मैं बोल रहा हूं कि वो क्या करें, एक्सचेंज करें गैसेस को। तो ये दो पार्ट्स थे, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो सेक्शंस में डिवाइड किया। अब करते हैं आगे की बात। नाउ हम बात करेंगे जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है नोज और नेजल कैविटी की। नोज अगर हम बात करें तो ये एक तरह का जो है प्रोजेक्टेड प्रोटोब्रेंस है हमारे फेस के ऊपर, जो कहीं रफली ट्राइंगुलर शेप भी है। ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये बाहर से जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको अंदर के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में ला रहा है। बाहर से कहाँ, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो हैं, जिनको एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं, ये इनका कनेक्शन अंदर कहाँ लेके जा रहा है, फैरिंक्स रीजन में। इसी तरह की दो ओपनिंग होती हैं जिनको हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं, आप आगे डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, मैं वहां प्रोजेक्टर पे आपको दिखाऊंगा। तो नोज जो है वो जस्ट ऑक्सीजन कैरी करने का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का पार्ट है। हम नोज को अगर रफली देखते चलें कि नोज के स्ट्रक्चर को, तो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये रहा नोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नोज के स्ट्रक्चर में सबसे पीछे ये जो रीजन है जिसको हम रूट कहते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सेंटर का पार्ट जो इसको ऊपर कवर कर, रूट ये रहा, ब्रिज ये पार्ट रहा। ठीक है, और इनको जो कवर कर रहा है ऊपर का रीजन, इसको हम कहते हैं डोर्सम नासिक। ठीक है, और ये जो पार्ट है साइड के, ये पार्ट जो है इस तरफ और इस तरफ, ये इनको बोलते हैं एला ऑफ नोज। ठीक है, और ये रही इसकी टिप जिसको हम बोलते हैं, ये टिप, दिस इज नोन एज द अपेक्स ऑफ द नोज। ठीक है, और ये है नॉस्ट्रिल्स, जहां से जो है वो हवा अंदर जाएगी, और यहां से नीचे कनेक्टेड पार्ट रहा जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम। ठीक है, इसकी भी एक स्लाइड रखी है मैंने कि ये एम्ब्रियोलॉजिकली जो पार्ट है दोनों अलग होते हैं, फिर आके आपस में जुड़ते हैं। तो कईयों में ये बच्चों में नहीं जुड़ता है, वो देखेंगे आप एयर कलेक्ट वगैरह का केस। यहां फिर देख लीजिए कि मैं बात कर रहा था कि अगर हम सिर्फ नोज की बात करें तो एक्सटर्नली नोज हमने देख लिया, रूट, ब्रिज रीजन में, टिप रीजन में, प्लस एलआर रीजन में जो है वो इस तरह से एसोसिएटेड है, इस तरह से डिवाइडेड है, इस तरह से दिखता है। इंटरनली अगर हम नोज की बात करें, अभी मैं इसको एक्सटर्नली किस बेसिस पे, इंटरनली किस बेसिस पे, उसको फर्दर डिस्कस करूंगा। आप सिर्फ एक आउटलाइन देख लीजिए, मुझे स्लाइड्स दूसरी एक्चुअली चेंज करनी है। तो ये फ्रंटल बोन, ये देख लीजिए, फ्रंटल बोन कौन सी है, ये स्कल की बोन, फ्रंटल बोन ये ऊपर रही, इसके साथ नेजल बोन जो नाक की हड्डी है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जैसे ये रहा मैक्सिलरी बोन है, ये इस तरफ दिख रही होगी हड्डी आपको। ठीक है, उसके बाद ये काटे, तो इसका मतलब है कि नोज जो आप ये देख रहे हैं ये हार्ड नहीं है, यहां से ऐसे करने से ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, इसका कोई रीजन होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं कि वो किस वजह से है और क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी क्या चीज। ये देखिएगा, जो हम बात कर रहे थे नोज की, तो फिर से मैं आपको बताता चलूं कि ये कह दिया हमने कि ये पार्ट इसका जो है वो रूट है। ठीक है, इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, और ये इसका सेंटर का पार्ट ब्रिज है। ठीक है, इसको डॉर्सम भी बोलते हैं। साइड के ये जो विंग्स हैं, इन विंग्स को हम एलर बोल रहे थे। आगे ये इसकी टिप रही, और ये इसका रहा सेप्टम। ठीक है, और बीच में नॉस्ट्रिल। ठीक, अब इससे आगे मैं बात करने लगा हूं, सुनिएगा ध्यान से। नोज को हम कह के चल रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है नोज का। तो नोज की अगर हम बात करें तो नोज को
जो है वो बोन से और कार्टिलेजेस दोनों से बना हुआ है, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन दोनों चीज़ों से है और बाहर से मसल से, स्किन से जो है वो, और एल्वुलर जो एडिपोस टिश्यूज हैं उनसे कवर है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि बाहर एक्सटर्नल जो है एरिया, जिसको हमने क्या कह दिया था, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, ये फूड पाइप का जंक्शन हो गया भाई, ये उल्वा हो गया, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात है। और ये पीछे बात कर रहा था मैं, ये इंटरनल लेयर जो अंदर जाके खुलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो नोज की हम बात कर रहे थे। नोज को हमने कह दिया कि ये नेजल पोर्शन दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बटा है। कहता है अगर हम नोज की बात करें तो इसका बोनी एरिया जो है 1/3 ऊपर का पार्ट, ये हड्डी है इसकी, आगे हम इसकी स्लाइड भी देखेंगे, ये बोनी पार्ट है। इसके नीचे का ये जो पार्ट है ये कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है, ये और ये 2/3 पार्ट इसका कार्टिलेजिनस है और 1 पार्ट इसका जो है वो क्या है, बोनी पार्ट है। अगर फिर हम इसकी सेक्शन काट के देखें, साइड से देखें, तो ये रहा ऊपर, ये रही सारी, ये देख रहे हैं आप ना अलग अलग कलर की, ये सारी की सारी कार्टिलेजेस हैं। ये दोबारा से देख लीजिएगा, एक व्यू ये भी है, ये हमारी जो है ऊपर एंटीरियर व्यू में ये कह रहा हूं ये नेजल बोन्स हैं, ठीक है। और इसके साथ 3 तरह की बोन्स जो हैं वो नोज में जो है अपीयर्ड होती हैं। एक आपकी आ गई नेजल बोन में, आपकी आ गई फ्रंटल बोन, नेजल बोन और मैक्सिले। फ्रंटल बोन ये जो ऊपर स्कल की बोन है, फिर नेजल बोन, ठीक है, और मैक्सिले, ये 3 बोन्स हैं जो बोनी पार्ट जो है वो नोज का बनाती हैं। और नीचे जो है वो पार्ट वो बना रहे हैं कार्टिलेजिनस पार्ट। उस कार्टिलेजिनस पार्ट में भी डिफरेंट टाइप की जो है वो कार्टिलेजेस हैं, लेटरल कार्टिलेजेस हैं, एलर कार्टिलेजेस हैं, माइनर और मेजर देख रहे होंगे आप, छोटी और बड़ी। ये याद रखिएगा, ये वाला जो कारण वाला एरिया है, ये एरिया पूरे का पूरा जो है कार्टिलेजेस से कवर नहीं है, या एडिपोस टिश्यूज भी हैं। यहाँ भी मैं एक चीज और ऐड करता चलूं, ये देखिए जो मैं कह रहा था कि जो फिल्ट्रम की बात थी, ये देखिए कैसे बेबी में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का प्रोसेस बता रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये रही आपकी जो है स्कल बोन, ये ऊपर फ्रंटल बोन, ठीक है, ये नेजल बोन रही, ठीक है, और ये जाइगोमेटिक बोन रही, ये वाली, ठीक है, ये जा रही है। अब नीचे जो है ये कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, ये साइड वाली ये देखिए माइनर कार्टिलेजेस, ये मेजर एलर कार्टिलेजेस, ठीक है, ये सेप्टम कार्टिलेजेस सेंटर में देखिए, ये देखिए ये साइड वाली लेटरल कार्टिलेजेस। तो ये कार्टिलेजेस और ये एडिपोस टिश्यूज का पार्ट है, देखिए एलर फाइब्रोस टिश्यूज हैं, एडिपोस टिश्यूज वगैरह हैं। तो ये नोज का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कहीं दिखता है। अंदर हम इसके अगर अंदर चलने की बात करें और अंदर जाके देखें नोज में, तो देखिएगा, ये देखिए यहां फिर क्लियर हो गया है, ये देखिए ये कहीं अंदर लैक्रिमल बोन, छोड़िए इसको, ये फ्रंटल प्रोसेस मैक्सिला का देख लीजिएगा, ये है, ठीक है, मैक्सिला का फ्रंट प्रोसेस जो है वो यहां दिख रहा है। अब आप क्लियर देख पाएंगे शायद, ये देखिएगा, ये पोर्शन है उसका, ठीक है। और उसके बाद लेटरल प्रोसेस सेप्टल कार्टिलेज जो मैं बात कर रहा था, इस तरह से ऐसे दिख रही है, फ्रंट से ये ऐसे दिखेगी, कहीं सुपीरियर मार्जिन सेप्टल कार्टिलेज का, ये देखिए, ये सेंटर में ये इतना पार्ट दिख रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ देखें, ये पार्ट पूरे का पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मेजर एलर कार्टिलेज आपकी ये रही, माइनर ये पीछे रही, 3, ठीक है, ये दोनों तरफ हैं इसका मतलब है। और ये रहे आपके क्या सेप्टल कार्टिलेजेस वगैरह। तो नाक में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कैविटीज चैम्बर से बनते हैं, राइट और लेफ्ट, और इनको सेपरेट करता है हमारा नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे कि क्या नोज के जो, हमने नोज तो कह दिया उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस इस तरह से है, इंटरनली नोज जो है वो किस तरह का है उस पर ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटरनली नोज किस तरह से है। तो उसके लिए मैं बात कर रहा था कि नोज को हम अगर बात कर रहे थे, ये नोज, तो नोज के अंदर हमने क्या कह दिया कि नेजल कैविटी है भाई, क्या है, नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर 2-3 तरह के हैं, कौन कौन से हैं, एक हम इनको फर्स्ट को बोलते हैं वेस्टिबुलर चैम्बर, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी चैम्बर, और थर्ड को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी
चैम्बर। तो मैं बात कर रहा था कि जो नोज में अंदर जो है, फर्दर मैंने कहा कि ये नोज है, मान लीजिए, तो ये रहा एक्सटर्नल नेयर्स और ये कैविटी है अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेजल कैविटी, ठीक है, या नेजल चैम्बर। ये 3 हिस्सों में है। वेस्टिबुलर रीजन कहाँ है, कहता है नॉस्ट्रिल से ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है, ठीक है, इसको वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। यहाँ पे अंदर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको हेयर दिखेंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स दिखेंगे, ऑयल ग्लैंड्स दिखेंगे और स्वेट ग्लैंड्स दिखेंगे, ठीक है। ये पार्ट क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, मतलब बाहर से जो भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी आ रहा है वो इसको फिल्टर करता है हेयर्स के थ्रू, प्लस स्टिक कर देता है बाकी कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको वहीं पे बाहर। दूसरा नेक्स्ट पार्ट जो है, इसी से आगे नेक्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी चैम्बर। इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये चैम्बर नजर आता है और ये रेडिश या पिंकिश कलर का चैम्बर है। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर एरिया, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, इसलिए ये हाईली वेस्कुलर एरिया है। और ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुनर एपिथेलियम सेल से बना है। सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्ड दिखती हैं लेकिन है नहीं, और कॉलमुनर सेल्स, कॉलम्स की तरह जो सेल्स हैं उनसे जो है ये एरिया कवर्ड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी चैम्बर। तो ये क्या है, रेडिश और पिंकिश इन कलर है, ठीक है, हाईली वेस्कुलर है, और सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुनर एपिथेलियम सेल्स जो हैं उनसे ये एरिया जो है वो कवर है, ठीक है। और ये इसमें है क्या, आप ये बात को ये भी समझिएगा कि देखिए, जब आप बाहर से सांस ले रहे हैं तो वो सांस या तो बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो सकता है या बाहर का टेम्परेचर हॉट हो सकता है। तो क्या आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस लाती है, तो सुनिएगा। क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर है, यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर आप ये बाहर से -डिग्री टेम्परेचर में कहीं आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो याद रखिएगा वो अंदर जाके लंग्स को फ्रीज कर सकती है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ये एयर कंडीशनिंग का काम कर रहा है। ये एरिया क्या कर रहा है, बाहर से जो ठंडी हवा है उसको ये एरिया जो हाईली वेस्कुलर है, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स हैं, तो ये एरिया उसको क्या कर रहा है, जो है इस एरिया को फर्दर जो है एक्सटेंड करने के लिए इस तरह से, अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे जिनको हम जो है कौन के कह रहे हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हैं। और यहाँ से हवा आराम से होके गुजरती है, कहने का मतलब उस एरिया से सरफेस एरिया इंक्रीज है, वहाँ से होके गुजरती है, जिसकी वजह से जो है उसको मैक्सिमम जो है वो ब्लड अवेल होता है और वो बिल्कुल गर्म होके फिर आपकी बॉडी के अंदर में एंटर करती है। इसके अपोजिट कहता है, अगर हवा बहुत, टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा हॉट है, तब आप गर्म हवा अंदर ले रहे हैं, उसका क्या नुकसान है, कहता है वो आपके एल्वोलाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप गर्म हवा लेंगे, आपके नोज में से जो सेल्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगी, ड्राई एयर जो अंदर जा रही है, तो हीट की वजह से वो वेपोराइज्ड, म्यूकस की वजह से साथ में हीट, दोनों वेपोराइज्ड होंगे और जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है वो हाईली वेस्कुलर है, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुनर एपिथेलियम सेल से बना है और ये कोल्ड और हॉट पीरियड के टाइम में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ये आपका आप इसको स्मेलिंग एरिया भी कह सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल जो है, ऑल्फैक्टरी रीजन जो है, ऑल्फैक्टरी वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स की स्मेल से। अब इसके फंक्शन देख लीजिएगा। ऑल्फैक्टरी चैम्बर की बात कर रहा था, ये सेंसिटिव टू स्मेल है, ठीक है। इसमें ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन और शेनेडियन मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं, बॉमन सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और बेसल सेल्स दोबारा जो है रिसेप्टर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो ये चैम्बर जो है ये सेंसिटिव टू स्मेल है, ठीक है। सेंसिटिविटी स्मेल की यहाँ है। अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर लेके जाके कहीं बात करूं, दिखाने की कोशिश करूं। ये थे चैम्बर्स 3, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये चैम्बर्स जो हैं, ये जिनको हमने डिवाइड किया नेजल कैविटी में, ये एक्चुअली देखने में क्या एरिया है, यहाँ देखिएगा। ये देखिए इस स्लाइड में, ये देखिए, ये रहे बाहर नोज का बाहर का स्ट्रक्चर, ये रहा जो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल लेयर से अंदर,
ये वेस्टिबुलर रीजन रह गया, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रीजन देखिएगा, रेस्पिरेटरी रीजन में मैंने कहा था ये जो सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम सेल्स हैं उन्होंने इस एरिया को कवर किया हुआ, और यहाँ पे कुछ जो है बोनी रिजेस निकल के आई हैं बाहर। इन बोनी रिजेस को ये देखिए 1 2 3 इस तरह से हैं, जिनको हम इन्फीरियर कॉनके, मिडिल कॉनके एंड सुपीरियर कॉनके भी बोलते हैं। इनको हम इन्फीरियर टर्बिनेट भी बोलते हैं, मिडिल टर्बिनेट भी बोलते हैं और सुपीरियर टर्बिनेट भी बोलते हैं। और इनके बीच में ग्रूव्स हैं, ये देखिए ग्रूव्स, ये एरिया, इसको मीटर्स कहते हैं। मैंने कहा ये सारा एरिया जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। ये सारे का सारा सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाहर से हवा आ रही है तो हवा ठंडी है तो गर्म होके कैसे जाएगी, अगर गर्म आ रही है तो उसको हम कैसे म्यूकस सिक्रेट करके इसको वापस जो है वो ठंडा किया जाएगा, ये उसके बेसिस पे है। जिस तरह से हमने कहा इन्फीरियर टर्बुनेट थे, उस इन्फीरियर टर्बुनेट को जो हम वो मैक्सिलो टर्बुनेट भी कहते हैं, और जो मिडिल वाला है उसको हम इथमो जो है वो टर्बुनेट भी कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला है इसको नेजो टर्बुनेट भी कहते हैं। उनके बीच के गैप को हमने मीटर्स कह दिया। तो ये आप देख सकते हैं नोज में इनका अरेंजमेंट किस तरह से है, जो बाहर से सांस जा रही है वो किस तरह से यहाँ से होके फिर अंदर जा रही है। और जो मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा था, जो लास्ट वाला एरिया था ऑल्फैक्टरी रीजन, ये देखिए वो एरिया जहां ऊपर ये रहे क्या, ये रहे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो ब्रेन के साथ अटैच्ड है, सेंसिटिविटी स्मेल की ऊपर लेके जा रहे हैं। साइड भी उसका ये देख लीजिएगा, येलो में दिख रहा होगा ये, तो यहाँ की सेंसिटिविटी यहाँ जा रही है। इसको थोड़ा सा हम आगे सेक्शन में थोड़ा सा डिटेल में देखें, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में देखें तो आप देख पाएंगे। ये देखिए ये रहा वो ऑल्फैक्टरी रीजन, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब पूरे का पूरा जो येलो में दिख रहा है, ये देखिए ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये रही पीछे ये देख रहे होंगे लाइट कलर की ये बोन, और ये सेल्स जो मैं बात कर रहा था सेंसिटिव सेल्स जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो यहाँ पे न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है पूरी बॉडी का जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ऐसा कहीं और पे नहीं है कि न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो। तो इस तरह से जैसे ही सेंसिटिविटी जाएगी, ये सेंसिटिविटी इनके थ्रू जो है इम्पल्सिस के थ्रू जो है इस बल्ब तक पहुंचेगी, और फिर पीछे वही ऑल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है वो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो है वो मेमोरी एसोसिएट करता है स्मेल, तो हाँ स्मेल जो है वो मेमोरी एसोसिएट भी करती है। क्यों? क्योंकि स्मेल की जो एसोसिएशन है वो कहीं हिप्पोकैम्पस से है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस में क्योंकि वो मेमोरी स्टोरेज करता है, तो स्मेल से जो है वो मेमोरी भी मान के चलते हैं कि स्टोरेज होती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो खुशबुएं जो हैं, कुछ सेंट जो हैं वो याददाश्त भी साथ में जोड़ती हैं। तो अगर हम इसको एक रियल डेड बॉडी के अंदर देखें, एक दो चीज़ें और थी, कुछ पैरानेजल साइनसेस हैं। पैरानेजल साइनसेस क्या हैं यहाँ देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कैविटीज थी, ये फ्रंटल बोन की है, ठीक है, इसी तरह स्फिनॉइड बोन की है। अब देखते हैं आगे ये क्या कम करती हैं। ये पैरानेजल साइनसेस हैं, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये रेजोनेंस में जब आप बात करते हैं आवाज़ जो है आपकी निकलती है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पैरानेजल साइनसेस के लिए एक रियल सेक्शन काट के बता रहा है। ये देखिए अगर आप ये अंदर देख पा रहे हो, ये मिड टर्बिनेट, इंफीरियर कॉनके, मिडिल कॉनके, सुपीरियर कॉनके, ठीक है। और ये रहे वो साइनसेस, ये फ्रंट पे देखें ऊपर, ये स्फेनॉइड साइनसेस और ये फ्रंटल साइनसेस। ये देखिए और एलैबोरेट करके बताया हुआ है स्फेनॉइड साइनसेस। और ये देखिए पूरे का पूरा एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। ये एयर फील्ड कैविटीज हैं, ये भी म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और इससे क्या रहता है कि स्कल बोन का वेट जो है वो कम रहता है, ठीक है। ये देख लीजिए एक साइड भी और है। और ये जो मैं नेजल बोन की बात कर रहा था, ये वो नाक की हड्डी है, ठीक है। और ये रहे वो साइनसेस देख लीजिएगा नेजल एरिया में कहाँ कहाँ किस तरह से साइनसेस हो। ये आप सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर कॉनके की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सारा का सारा जो है वो नाक का एरिया है। अब हम बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पुट करे थे कि क्या कोई रोल है ग्रेविटी का नोज के ऊपर। जी हाँ,
ग्रेविटी के ऊपर नोज़ का रोल रहता है, नोज़ के ऊपर ग्रेविटी का रोल रहता है। कहता है जैसे ही पर्सन, हालांकि मैं आपको बताता चलूँ 14 डिफरेंट शेप्स के नोज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाए, 14 तरह के नोज़ हम कहें, 14 डिफरेंट शेप्स के नोज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में देखे गए हैं। 10 ईयर्स तक जो है वो नोज़ जो है वो शेप लेता है, 10 ईयर्स तक। उसके बाद जो उसकी लॉन्गिविटी है, उसकी लेंथ बढ़ती है। कहता है वो फीमेल में 15 से 17 ईयर और मेल में जो है वो 17 से 19 ईयर तक जो है वो जाके कंप्लीट होती है। जो रोल ग्रेविटी का नोज कहता है बन तो गया है नोज, लेकिन जैसे ही एजिंग का प्रोसेस रन करता है डिटोरेशन होती है, स्पेशली हम कहें इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लेंथ जो है वो चेंज होती है और ग्रेविटी का नोज के ऊपर रोल रहता है। आपने कहीं अगर कहीं बड़े लोगों बुजुर्गों को देखा हो तो नोज कहीं ना कहीं डाउनवर्ड भी आता है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि स्नीज जब हम सो रहे हैं तब हम छींक क्यों नहीं मारते हैं। कहता है कि वो जो नर्व्स जो स्नीजिंग जागते हुए रिस्पॉन्सिबल है वो भी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, इसलिए जो है पर्सन सोए हुए जो है वो चीख नहीं मारता है। और तीसरा मैंने कहा था स्मेल क्या कंसर्न है मेमोरी के साथ, तो कह दिया हिप्पोकैम्पस रीजन जो है ही एसोसिएटेड है मेमोरी के साथ, ठीक है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है, दैट्स वाई ये इस तरह से रखती हैं। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता था कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे थे ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये कहता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये 12 मिलियन हो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स 12 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी स्मेलिंग पावर के लिए जिंक का होना बॉडी में बड़ा जरूरी है। जिंक है तो आपकी स्मेलिंग पावर जो है वो अच्छी रहेगी, डिटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो स्मेलिंग पावर के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। और आप जो है नियर अबाउट 10,000 डिफरेंट जो सेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, खुशबुएं जो हैं वो पहचानने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और जो हम नेजल नाक के बीच में सिलिया की बात कर रहे थे, जब हमने चैम्बर्स की बात करी, तो कहता है नेजल सिलिया जो हैं वो डेथ होने के 20 घंटे के बाद भी जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, फंक्शनल रहते हैं, ठीक है। और एक दिन में हम बात कर रहे थे तो नेजल सिक्रीशन तकरीबन जो है वो 1 लीटर म्यूकस सिक्रीट होती है नाक से, प्लस वो साइनसिस जो पैरासाइनसिस की बात कर रहे थे हम। साइनसिस मैंने कहा वो एयर कैविटी, वो कैविटीज़ हैं, वो गैप्स हैं, चाहे वो मैक्सिला बोन में है, इथमॉइड में है, स्फेनॉइड में है, जो स्कल की बोन्स हैं, ठीक है। तो वो साइनसिस जो हैं वहाँ से भी फ्लूइड और जो है वो डंप करता है नेजल चैम्बर्स में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पूरा एक दिन में 1 लीटर तक जो म्यूकस जो है वो सिक्रेट करते हैं। हाँ, ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं भाई, ये WBC वगैरह की जनरेशन करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ WBC की, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का जो है बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा था कि नोज जो है वो विंटर में ब्लीड ज़्यादा करता है, उसका रीज़न क्या है अगर मैं आपको बताता चलूँ। जब लो ह्यूमिडिटी होगी ना बाहर, तो वो कंबाइंड होगी आपके जो रूम के टेम्परेचर वगैरह है, जो हीटिंग अपरेटस आपने यूज़ किए होंगे इंडोर हीटिंग अपरेटस के साथ, तब वो कंडीशन जनरेट करती है। इस नोज ब्लीडिंग को हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, EPISTAXIS, एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग होना जिसको हम नक्सीर भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और रह गया था, हाँ और भी होता है एपिस्टैक्सिस का, सिर्फ ये रीज़न नहीं है। एपिस्टैक्सिस चोट लगने भी से भी आ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई होने से भी आ सकती है। कुछ लोग जो है वो मेडिकेशन लेते हैं थिनिंग के लिए, ब्लड थिन करने, पतला करने के लिए, उस टाइम भी हो सकती है। तो मल्टीपल रीज़न है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, क्या हम कहते हैं कि ज़ुकाम हो जाता है अगर सर्दी में आप कहीं बाहर रहें, तो क्या ऐसा सच में होता है? तो एक ज्योग्राफी पे बड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने 10-15 लोगों को रखा था जिनको ठंडे पानी वगैरह में जो है पाँव रख के घुमाया शुमाया और दूसरे लोगों को नॉर्मल पोजीशन में रखा। तो वो पर्सन जो हैं जो ज़्यादा ठंडे पानी में, बाहर मौसम ठंडा था, ठंडे पानी में जो है हाथ पाँव मार रहे थे, उनको जो है वो कोड हो गया, ठीक है। वो उसका रीज़न ये बता रहे थे कि जैसे ही आप कि यहाँ से जो है नोज से अंदर पेनिट्रेट करने, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो हज़ारों तरह के बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो म्यूकस में फंस रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं, कुछ हमारे उस सिस्टम तक अपने अंदर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो वो हीट वाला एरिया क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, वो ब्लड सारा उसको हीट अप करने के लिए चला जाता है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक होकर अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शायद
ठंड की वजह से ज़ुकाम हो सकता है, जो हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने कहा बाईपोलर न्यूरॉन जो है बॉडी में डायरेक्ट एक्सटर्नल रीजन में आप कहीं देख रहे हैं एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ है। तो इसी तरह जो ब्रोंकियोलस वाला पार्ट था, उस ब्रोंकियोलस वाले पार्ट में क्लारा सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये क्लारा सेल्स जो है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेसिथिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक बेबी बर्थ लेता है ना, तो उसका अगर वो नहीं रोए तो उसको कई बार डॉक्टर्स चांटा मार के रुलाते हैं। जब जैसे ही वो बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करेगा, इस तरह उसके लंग्स फूलेंगे और फिर उसका प्रोसेस जो है वो आगे रन करता है, ठीक है। तो साइनसेस, मैंने आपसे बात करी थी कि साइनसेस जो हैं और एयर से फिल्ड होती हैं, और तो ये क्या करती हैं, ये साइनसेस आर द एयर फिल्ड कैविटीज़ टू कीप द वेट ऑफ द स्कल विद इन अ लिमिट में उसका जो है वो वेट रखती हैं साइनसेस। ये जो मैं बात कर रहा था, ये और ये इस तरह की साइनसेस, ठीक है। और ये आवाज़ प्रोडक्शन में, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो देखिए, और मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ी है। आप अगर बोल पा रहे हैं तो ये सीधा आप सोचें कि लंग से तो बाहर हवा आ रही है, उस हवा को आवाज़ में कौन तब्दील कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रेजोनेटर्स वर्क करते हैं जिसमें आपके टंग है, टीथ है, पैलेट है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर जो मिलके तब आपकी आवाज़ जो है क्लेरिफाई। मान लीजिए मैं टीथ बोल रहा हूँ, तो टीथ जब बोलता हूँ, टंग मेरी टीथ के साथ लगती है तभी टीथ बोला जाता है, या पैलेट ऊपर लगता है तभी। तो इन चीज़ों को निकाल दें तो आपकी वो जो रेजोनेंस है, आगे जो प्यूरिफाई होके आपकी जो है वो आवाज़ एक निकल रही है, वो आवाज़ निकल पाना क्लैरिटी वाला जो है वो मुश्किल होगा। सो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, इसको स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, और उसमें आज के स्ट्रक्चर में हमने नोज़ और नेजल कैविटीज़ पढ़ी। नेजल कैविटीज़, नोज़ का स्ट्रक्चर हमने बाहर से भी देखा, स्किन से, मसल से कवर है, और इंटरनली हमने देखा बोन्स और कार्टिलेजेस से जो है वो कवर है। कौन सी बोन्स हैं वो हमने देखी, कौन सी कार्टिलेजेस हैं वो हमने देखी। उसके बाद इसके नेजल चैम्बर्स थे, उन चैम्बर्स को वेस्टिबुलर रीजन करके डिवाइड किया। रेस्पिरेटरी और फैक्ट्री सबके अपने अपने फंक्शन थे, और किस तरह से जो है सेंसिटिविटी जो है स्मेल से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद अंदर हमने देखा कि नोज़ का जो है डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरनल नोज़ में हमने कौन के देखे, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कौन के, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इसका, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जैसे हम नाक के इस पार्ट की बात करते हैं, ये एरिया जो है ना, ये भी डिहाइड्रेशन से जो है वो बचाता है, ठीक है। ये एरिया भी जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाता है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये बाहर से ठंडी हवा जो है उसको गर्म करके जो अंदर से बाहर जा रहा है, वो यहाँ आके इस एरिया से होके गुजरता है, तो मॉइस्चनेस है यहाँ पे, तो नमी यहीं रह जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये डिहाइड्रेशन में भी जो है वो हेल्प करता है, अवॉइड करने में। सो ये बात कर रहा था कि ये पूरा जो है वो नोज़ का स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पहला स्ट्रक्चर जो हमने देखा। थैंक यू।